हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 17 ऑफ टीपीए के बारे में। सेक्शन 17 का टाइटल है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। अब बेयर एक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस सेक्शन की समरी बता देता हूँ। इस सेक्शन में क्या दे रखा है, एक ए बंदा है किसी प्रॉपर्टी का मालिक, ठीक है, और एक बी बंदा है और एक सी बंदा है। तीन लोग हैं, ए बी सी। ए उस प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी, पर ट्रांसफ़र किस लिए करी कि आप इसमें से एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो रेंट्स और प्रॉफिट आते हैं इस प्रॉपर्टी से उनको एक्यूमुलेट करके रख लेना, ठीक है। अपने पास आप उनको एक्यूमुलेट करके रख लेना। और जब जितने जितने दिन तक मैं आपको कहूँ कि इतने टाइम तक आपको अकेले में एक्यूमुलेट करके रखना है, जब वो टाइम निकल जाए तो वो आप सी को ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। मान लिया ए ने बोला ये लो मेरी प्रॉपर्टी 10 साल तक ये आपके पास रहेगी, 10 साल तक जितने भी रेंट और प्रॉफिट इस प्रॉपर्टी से आ रहे हैं वो आप अपने पास रखो, 10 साल होने के बाद वो सारे रेंट और प्रॉफिट सी को ट्रांसफ़र कर देना। सो इस सेक्शन में क्या बताया हुआ है, इस सेक्शन में बताया हुआ है ए कितने टाइम तक का उसे डायरेक्शन दे सकता है एक्यूमुलेट करने का। मतलब एक मैक्सिमम लिमिट क्या होगी जिसके अंदर ए बोल सकता है कि आप इतने टाइम तक प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करना। क्या ए बी को ये बोल सकता है आप 50 साल तक एक्यूमुलेट करना? क्या ये वैलिड होगा या वॉइड होगा? ठीक है, इस सेक्शन में ये दिया हुआ है। अब इस सेक्शन को पढ़ते हैं। Where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of the transferor or a period of 18 years from the date of the transfer, such directions shall, save as herein provided, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid periods। ये क्या कह रहा है, जो ए बंदा है वो बी बंदे को सिर्फ 2 एक्सटेंट हैं जितने तक वो बोल सकता है आप प्रॉपर्टी में से जो रेंट और प्रॉफिट आ रहा है उसको एक्यूमुलेट करना। वो 2 लिमिट्स क्या क्या हैं? पहली, या तो बी को बोल सकता है जब तक मैं जिंदा रहूँगा जब तक आप रेंट और प्रॉफिट इकट्ठे कर लेना, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ए बोल सकता है मैं आज आपको 1/1/2000 को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप 1/1/2018 तक इसको जो इसमें से रेंट और प्रॉफिट आ रहे हैं उनको एक्यूमुलेट करना, ठीक है। और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, जो भी टर्म ज़्यादा होगा वो माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूंगा जब ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी ईयर 1950 में, ठीक है, और ए ने बी को ये डायरेक्शन दे दी आप 1990 तक इस प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम अराइज हो रही है, चाहे वो रेंट है, वो प्रॉफिट है या वो कुछ भी है, ठीक है, 1990 तक आप उनको एक्यूमुलेट करोगे और 1990 में वो आप सी को दोगे, ठीक है सर। 1950 में दे दी, 1990 तक एक्यूमुलेट करनी है। अब मान लिया ए की डेथ हो जाती है 1975 में, ठीक है। कितने दिन हो गए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे हुए? 25 साल हो गए, ठीक। अब क्या क्या कंडीशन थी, या तो लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर या ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफरर। तो 18 साल से तो ज़्यादा हो गए भाई। 1950 से अगर हम देखते हैं 18 साल तो 1968 तक हो जाते, तो 18 साल से तो ज़्यादा हो गए। पर ए की मृत्यु कब हुई है? 1975 में, ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी को जो रेंट और प्रॉफिट है, इनकम है, वो कब तक एक्यूमुलेट कर सकता है? 1975 तक, क्योंकि इन दोनों पीरियड्स में से जो भी बड़ा पीरियड है या तो लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर या 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफरर, बस वहाँ तक वो प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर पाएगा। तो वो 1975 तक ही एक्यूमुलेट कर पाएगा। सिर्फ 1990 तक तो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ए ही मर गया, ठीक है। और ये भी नहीं है कि 1968 तक ही कर पाता, क्योंकि जो लाइफ टाइम है ट्रांसफर की वो 1975 तक थी, 1975 तक वो जिंदा था, ठीक है। अब मैं आपको उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लिया ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और उससे बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी 20 साल तक आपके पास रहेगी, ठीक है। पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के 5 साल बाद
ए जो थे जिन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी वो खुद मर गए। ठीक है, अब आप ये बताओ कि क्या वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र जो एक्यूमुलेशन है रेंट्स और प्रॉफिट्स का वो 5 साल तक चलेगा या 18 साल तक चलेगा? वो एक्यूमुलेशन 18 साल तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर 18 साल जो बी कंडीशन है इसमें दी हुई वो टर्म बड़ी है लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर से। लाइफ ऑफ ट्रांसफरर सिर्फ 5 साल की थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद सिर्फ वो 5 साल जिया। लेकिन क्योंकि दूसरी कंडीशन ये है 18 साल तक वो एक्यूमुलेशन वैलिड रहेगा और 18 साल बड़ा है तो 18 साल तक वो अपनी रेंट और प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से एक्यूमुलेट करेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। और आपको अगर अभी भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अब हम इसका बेयर एक्ट पढ़ते हैं। भाई हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। सेव एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड टू बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच द पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्यूमुलेशन इज डायरेक्टेड एक्सीड्स द लॉन्गर ऑफ द अफोरसेड पीरियड्स। ये क्या कह रहा है सर? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो हुआ है और उससे बोल दिया कि इसकी एक्यूमुलेशन आप 20 साल तक करना और वो 5 साल में मर गया, ठीक है, तो कितने साल तक करेगा वो? 18 साल तक। जो वो 2 साल एक्स्ट्रा है ना, 18 साल तक करेगा और 20 साल तक बोला था, उसके लिए वो वॉइड हो जाएगी, वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। शेल टू द एक्सटेंट, बस उस एक्सटेंट के लिए, ये नहीं है वो पूरी वॉइड हो जाएगी, बस 18 साल तक वैलिड रहेगी और अगले 2 साल तक वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द सच लास्ट मेंशन पीरियड द प्रॉपर्टी एंड द इनकम देयरऑफ शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज इफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्यूमुलेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू बी मेड हैड elapsed। और 18 साल बाद, मान लीजिए जो एग्जाम्पल लिया था, 18 साल बाद उसको जो भी रेंट और इनकम या और वो प्रॉपर्टी भी वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी सी को। और ये मान लिया जाएगा जो वो 20 साल का टर्म दिया था वो 18 साल में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो 2 साल थे आगे के, अगर वो उनमें भी वो एक्यूमुलेट कर लेता तो वॉइड हो जाता। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया लॉ। अब इसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं सब क्लॉज 2 के अंदर। इसमें क्या दे रखा है? दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट the payment of the debt of the transferor or any other person taking any interest under the transfer। ये कह रहा है ये लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर मान लिया ए बंदे के पास किसी बी बंदे का डेट है, कोई उधार ले रखा है बी से, और ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दी कि आप इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो वो जब तक आपको बी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जब तक मेरा डेट पूरा ना हो जाए। अब वो 18 साल हो, वो 100 साल हो, वो 150 साल हो, जब तक आपको इसको इनकम देनी पड़ेगी जब तक मेरा डेट पूरा ना हो जाए। ठीक है। द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। यहाँ एनी अदर पर्सन कौन होगा? वो होगा बी, क्योंकि बी ने ए को उधार दिया था। वो उसके जो ये लॉ है वो बी के राइट्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बी के राइट को अफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी, जब तक बी का डेट पूरा नहीं हो जाता, जब तक वो बी को पैसे देगा सी। ठीक है। सेकेंड है द प्रोविजन ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इशू ऑफ द ट्रांसफर और ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। ये क्या कह रहा है? ए ने सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, ए ने सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और उससे बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी का जो भी इससे इनकम आएगी वो तुम मेरे बच्चों के मेंटेनेंस के लिए रख लेना और उनको मेरे बच्चों के मेंटेनेंस के लिए लगा देना। रिमोटर इशू मतलब बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो ये नहीं है, वो बोलेगा सिर्फ 18 साल तक वैलिडेट रहेगा या ए के लाइफ टाइम तक वैलिडेट रहेगा। जब तक वो बच्चे रहेंगे जब तक उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है। और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, ये क्या है? मान लिया कि जो वो लैंड थी वो ए की भी थी, ए की 50% थी
और किसी बी नाम के व्यक्ति की भी 50% थी, तो उस बी नाम के व्यक्ति को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो 50% लैंड ही थी, उसे तो देना ही पड़ेगा इनकम, साफ सीधी बात है। थर्ड, द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है सी बंदे को, उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस, खुद प्रॉपर्टी, जिससे कि प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, उस प्रॉपर्टी में भी उसको जो उस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है वो पैसा प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में लगाना पड़ेगा। वो ये नहीं है 18 साल बाद या एक ही लाइफ टाइम के बाद उसको लगाना बंद कर देगा। एंड सच डायरेक्शन में बी मेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।